अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एवोल्यूशन की सीरीज़ में हम पहुंचे हैं आज से 50,000 साल पहले, जब फ्रांस की केव्स में हमें नींदरटॉल्स के कुछ टूल्स मिले। मैं आपको वो टूल्स दिखा रहा हूं जो कि अमूमन जानवरों की खालों को स्मूथ करने के लिए, हमवार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो ज़माना था जब यूरोप में आइस एज आ चुकी थी। हम जानते हैं कि नींदरटॉल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, यूरोप पे रहते थे, लेकिन उन्होंने इस आइस एज को बर्दाश्त किया। दिन में टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते थे। वो शिकार करते थे और हमें बहुत सी ऐसी किताबें मिलती हैं, जिसमें से एक किताब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसका नाम है थिन ऑन द ग्राउंड। ये किताब लिखी है डॉक्टर स्टीवन चर्चिल ने, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नींदरटॉल्स के जितने भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं उनमें ज़्यादातर फॉसिल्स की हड्डियाँ टूटी हुई, ज़ख्मी नज़र आती हैं। आखिर क्या वजह है कि नींदरटॉल्स की हड्डियाँ टूटी हुई मिलती हैं? साइंसदानों का ये ख्याल है कि नींदरटॉल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकारी थे और वो जानवरों के बहुत करीब जाकर शिकार करते थे, इसलिए बाज़ औक़ात जानवर उन पर हमला कर देते थे और उसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचता था, उनकी हड्डियां टूटती थी, वो ज़ख्मी होते थे और मर भी जाते थे। इसलिए आज हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं उनमें उनकी हड्डियों को हम देखते हैं तो वो हमें टूटी हुई मिलती हैं, और उसकी वजह उनके शिकार का स्टाइल है। जबकि होमो सेपियंस हमेशा दूर से शिकार करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो जानवरों के करीब ना जाएं। जब वो यूरोप में गए तो उनकी स्किन का कलर भी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया, लेकिन उनका और नींदरटॉल्स के शिकार करने का तरीका बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। नींदरटॉल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, लेकिन होमो सेपियंस आज भी मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है कि होमो सेपियंस आज मौजूद हैं? बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि होमो सेपियंस बड़े ग्रुप्स में आपस में कोलैबोरेट करते थे। जब वो शिकार करते थे तो आज हमें कई ऐसे एविडेंस नज़र आते हैं जिसमें हमें मालूम होता है कि वो सीटी का इस्तेमाल करते थे, वो सिग्नलिंग करते थे जब भी वो शिकार करते थे। उसके साथ साथ वो शिकार ग्रुप्स में करते थे तो जानवर उन पर बहुत आसानी से हमला नहीं कर पाता था। मैं आपको ये बता दूं कि होमो सेपियंस बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट थे। क्योंकि वो जानवरों से दूर रहकर शिकार करना चाहते थे तो उन्होंने जो नेज़े बनाए उनके पीछे एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म लगाया, मैकेनिकल मैकेनिज़्म लगाया, जिसे हम एटलेटल कहते हैं, स्पेयर एटलेटल कहा जाता है। और इसके ज़रिए जब वो नेज़ा फेंकते थे तो आज के एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि नेज़ा अगर 20 मीटर जाना है, नॉर्मल आप उसको खाली हाथ से फेंकें, तो अगर एटलेटल का इस्तेमाल करेंगे यानी उसके पीछे वो मैकेनिज़्म लगाकर उसको फेंकेंगे तो वो 40 मीटर जाएगा, यानी कि दुगना जाएगा, दुगना फासला वो तय करेगा और उसकी वेलोसिटी भी बहुत तेज़ होगी। तो जानवरों के पास रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होगा और वो दूर के जो जानवर हैं उनका भी शिकार कर सकते। तो ये बहुत बड़ी इजाद थी जो कि होमो सेपियंस ने की। तो वो टेक्नोलॉजिस्ट थे और टेक्नोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते थे, इसलिए वो जानवरों के करीब नहीं आते थे। लेकिन आप अगर उनके औज़ारों का, उनके टूल्स का मुआवजा करें नींदरटॉल्स के टूल्स का, तो आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें निचली तरफ होमो सेपियंस के टूल्स हैं, हाथ के बनाए हुए पत्थर हैं जिसके ज़रिए वो शिकार करते थे। तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इन पत्थरों की शार्पनेस ज़्यादा होती जा रही है, ये तेज़ होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, मटेरियल बदलता जा रहा है, पत्थर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है, और आखिरी जो आपको टूल नज़र आ रहा है वो बोन्स का, हड्डियों का बना हुआ टूल है। तो किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि एक मेथड है इनके टूल डिज़ाइनिंग में। ये टूल्स को सोच समझ के बनाते हैं और वक्त के साथ साथ उनको इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी अंदर लाते हैं, नए नए तरीक़ों से टूल्स बनाते हैं, उनके डिज़ाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको नींदरटॉल्स के टूल्स नज़र आएंगे। ये सारे टूल्स एक ही जैसे हैं। वक्त गुजरता गया, हज़ारों साल गुजरते गए, लेकिन नींदरटॉल्स के टूल्स में कोई बदलाव नहीं आया।
तो ये भी एक ख़ास किस्म का सिग्नल है, इंडिकेशन है, जो हमें बताती है कि होमो सेपियंस वक्त के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट करते थे और वक्त के साथ चलते थे, जबकि निएंडरथॉल्स वक्त के साथ अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आगे लेके चलते थे। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ एब्रे कैस्टेनेट, फ्रांस में गारे हैं और इन गारों में हमें बहुत फॉसल्स मिले। 150 के करीब फॉसल्स मिले, जिससे हमें लगता है कि यहाँ पर एक ज़माने में 150 लोग रहते थे, जिनमें होमो सेपियंस भी थे और निएंडरथॉल्स भी थे। होमो सेपियंस के बहुत ज़्यादा नंबर था, 13 के करीब निएंडरथॉल्स थे, जबकि बाकी सारे होमो सेपियंस थे। और ये वो जगह है जहाँ पे हमें नज़र आता है कि इनका आपस में क्रॉस हुआ, यानी निएंडरथॉल्स और होमो सेपियंस के आपस में बच्चे हुए, उनके डीएनए शेयर हुआ और आज भी वो डीएनए हमारे अंदर मौजूद है। हमारे अंदर डीएनए निएंडरथॉल्स का भी मौजूद है और ज़्यादा होमो सेपियंस का मौजूद है। लेकिन होमो सेपियंस के बचने की वजह, सर्वाइव करने की एक वजह यह है कि वो कोलैबोरेट करते थे, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे, जबकि निएंडरथॉल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं करते थे। वो इंडिविजुअल एक्सीलेंस पर यकीन रखते थे, अकेले काम करने पर यकीन रखते थे। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जो कि एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को 3 गुड़िया दिखाई जाती हैं। एक गुड़िया जो सफ़ेद रंग की है, जो सबसे आगे, वो एक डब्बा खोलने की कोशिश कर रही है, जबकि पहले एक्सपेरिमेंट में जो नीले रंग की गुड़िया है वो उस डब्बे को आगे बंद करती है, कोलैबोरेट नहीं करती, फैसिलिटेट नहीं करती, बल्कि काम को रोकती है। और जो पीली गुड़िया है वो आके उस डब्बे को खोलने की कोशिश करती है, सफ़ेद गुड़िया की मदद करती है। अब छोटा बच्चा ये एक्सपेरिमेंट देख रहा है, पपेट्स हैं, हाथों से पपेट्स को मूव करके बच्चे को एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है और फिर बच्चे को नीली और पीली गुड़िया पेश की जाती है कि बच्चा किस गुड़िया को प्रेफरेंस देता है। तो बच्चे ने पीली गुड़िया को प्रेफरेंस दिया क्योंकि उसने सफ़ेद गुड़िया की आकर मदद की, कोलैबोरेट किया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को रिवर्स कर दिया गया, पीली गुड़िया ने आकर डब्बे को बंद किया, उसने फैसिलिटेशन में रुकावट डाली, जबकि नीली जो गुड़िया है उसने आके सफ़ेद गुड़िया की मदद की और खोला। अब बच्चे को दोबारा वही 2 गुड़िया दिखाई गई और पूछा गया, बच्चे को कहा गया कि वो कोई एक गुड़िया सेलेक्ट करे और उसने नीली गुड़िया सेलेक्ट की। वो गुड़िया सेलेक्ट की जो कि कोलैबोरेट कर रही है, जो कि आसानियाँ पैदा कर रही है। इससे साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि इंसान जो होमो सेपियंस हैं, जिनसे हम आज इवॉल्व हुए हैं, वो आपस में कोलैबोरेट करना पसंद करते हैं, उनकी फितरत में कोलैबोरेशन है और वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते जो कि उन पर्सनैलिटीज़ को पसंद नहीं करते जो आपस में रुकावट डालती हैं। आपको मैं यहाँ पर एक और साइंसदान से मिलाता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर रॉबिन डेनबार, ब्रेन एवोल्यूशनिस्ट हैं और इनकी किताब भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसका नाम है ह्यूमन एवोल्यूशन। इनका ये ख्याल है कि होमो सेपियंस का ज़िंदा रहना, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि होमो सेपियंस ने आहिस्ता आहिस्ता सोशल कम्युनिटीज़ बनाना शुरू कर दी। उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए जिसमें वो एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे। और जब सोशल कम्युनिटीज़ बनती हैं तो आपको ज़्यादा स्किल्स चाहिए आपस में कोलैबोरेट करने के लिए। तो उनके दिमाग भी उसी तरीके से तेज़ी से इम्प्रूव करना शुरू हो गए, इवॉल्व करना शुरू हो गए। सोशल कम्युनिटी की वजह से, बड़े ग्रुप्स की वजह से उनका दिमाग जल्दी जल्दी इवॉल्व करना शुरू हो गया। आपका सवाल ये होगा कि हमने तो पिछली वीडियो में बताया था कि निएंडरथॉल्स के दिमाग 10% बड़े हैं होमो सेपियंस से। फिर होमो सेपियंस कैसे आगे बढ़ गए? तो निएंडरथॉल्स के दिमाग का जब जायज़ा लिया साइंसदानों ने तो उन्हें पता चला कि उनके दिमाग का जो पिछला हिस्सा है, यानी वो हिस्सा जो इंसान की विजन से, देखने की सलाहियत से ताल्लुक़ रखता है, वो बहुत बड़ा था। तो निएंडरथॉल्स की आंखें भी बड़ी बड़ी थीं और वो शिकारी थे। उनको ज़रूरत थी कि वो हर तरफ से जानवर को देख सकें, शिकार को देख सकें जो उनकी तरफ आ रहा है या उनसे दूर जा रहा है। तो उनकी आंखें बड़ी थी और उनकी विजुअल कैपेसिटी बहुत बड़ी थी। लेकिन जब होमो सेपियंस के दिमाग का तज्जिया किया गया तो हमें पता चला कि उनकी जो फ्रंटल और प्राइटल लोब है, जो सामने यहाँ पर ये वाली जगह पर जो लोब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई। और ये वो लोब्स हैं या ये वो जगह है जो कि सोशल स्किल्स के लिए, इमोशनल स्किल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि
होमोसेपियंस के बहुत सी ऐसी जगह मिली हैं, फॉसिल्स मिले हैं जहां वो 150-150 से ज़्यादा आबादी में रहते थे। तो इसलिए हमारा ये ख्याल है कि उनकी ये जो सामने वाली दो लोब्स हैं जो बहुत जल्दी इवॉल्व हुई हैं, उसमें उनके ग्रुप्स में रहने में बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि होमोसेपियंस की जो सर्वाइवल की वजह है उसमें जो पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं वो ये है कि वो बड़े ग्रुप्स में रहते थे, वो सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, वो इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच थे, वो आपस में कम्युनिकेशन करते थे। और एक और बहुत अहम बात ये है कि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते थे। यानी अगर किसी एक ग्रुप ने होमोसेपियंस के एक टूल बना लिया है, एक नया टूल बनाया है, तो वो फ़ौरन बाकी कबीलों में, बाकी इलाकों में होमोसेपियंस में फैल जाता था। तो वो टेक्नोलॉजिस्ट थे, क्रिएटिव थे, नई नई चीज़ें बनाते थे, टेक्नोलॉजी में लेके जाते थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी बहुत करते थे ताकि हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन और वो टेक्नोलॉजी मिल सके। और वो इन्वेंशंस पर यकीन रखते थे, नई नई चीज़ें बनाने पर यकीन रखते थे, जबकि नेंडरटॉल्स इन्वेंशंस पर ख़ास यकीन नहीं रखते थे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ें लेके चलते थे उन्हीं पर यकीन रखते थे। अब साइंस का ये कहना है कि ये वो ज़माना है जब रिलीजन भी आ गया और रिलीजन ने बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बनाना शुरू कर दी। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि नेंडरटॉल्स जो छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे, यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता खाना कम हो रहा था, सर्दी ज़्यादा होती जा रही थी, यूरोप में खाना कम होता जा रहा था, उनको शिकार करना पड़ता था। 30 साल की उम्र से ज़्यादा वो ज़िंदा बहुत कम रहते थे। बॉडीज़ उनकी बड़ी थी, खाने की उनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, खाना कम था, जानवरों के करीब जाके शिकार करते थे, वो बाज़ औक़ात उनका शिकार कर लेते थे। तो नेंडरटॉल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे थे और उनमें ना तो इनोवेशन थी, ना ही उनमें क्रिएटिविटी थी, नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बड़े ग्रुप्स में आ नहीं रहे थे। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी इस दुनिया से ख़त्म होते गए और होमोसेपियंस ने दुनिया का निज़ाम संभालना शुरू कर दिया। मैं आपको मिलवाता हूँ प्रोफेसर क्लाइव फिनलेसन से, और ये रिसर्च कर रहे हैं जिब्राल्टर केव्स में। ये वो केव्स हैं जहाँ पर आखिरी नेंडरटॉल्स अपना वक्त गुजार रहे थे और उनके फॉसिल्स हमें मिले। इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं नेंडरटॉल्स पर, और इनकी एक किताब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, द स्मार्ट नेंडरटॉल्स हैं, जिस पे इन्होंने बताया है कि नेंडरटॉल्स काफ़ी ज़्यादा ज़हीन थे, जो कि हम समझते हैं कि वो कम अक्ल थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन थे। लेकिन उनमें कुछ कमियाँ थी जिसकी वजह से वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए। लेकिन इस केव में हमें नेंडरटॉल्स के ना सिर्फ फॉसिल्स मिले, बल्कि कुछ ख़ास किस्म की सिंबल्स भी मिली हैं जिस पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है कि इस सिंबल का क्या मतलब है। मैं आपको ये सिंबल यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि जाते हुए नेंडरटॉल्स ने, मरते हुए, एक्सटिंक्ट होते हुए नेंडरटॉल्स ने बनाई हैं। और अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इन सिंबल्स का क्या मतलब है और नेंडरटॉल्स हमें क्या पैगाम देना चाहते थे अपने जाने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।